हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ नेहा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक पद्धति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने जो पिछली दो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने विजयनगर साम्राज्य के जो है वंशों के बारे में जो है उसमें डिस्कस किया था कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने राज्य किया था और उसके अंतर्गत कौन कौन से शासकों ने राज्य किया था। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक पद्धति किस प्रकार की थी। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही इस वीडियो से आपको बहुत सारे अनेक जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाले हैं। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मुख्य टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए और आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। विजयनगर साम्राज्य जो है उसमें सबसे ज्यादा सर्वोच्च जो स्थान था वो था राजा का। ठीक है, राजा को जो है सर्वोच्च माना जाता था और उसका जो पद था, उसकी अहुदा था, वो सबसे ज्यादा बड़ा माना जाता था। ठीक है, जो राजा था वह कुछ भी कर सकता था क्योंकि वह सर्वोच्च था। किसी को भी दंड दे सकता था या कोई भी जो है कहने का, किसी को भी कार्य करने का आदेश दे सकता था। उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद मतलब मंत्री होते थे अलग अलग टाइप्स के। शिक्षा मंत्री अलग, वित्त मंत्री अलग, बजट मंत्री अलग, ठीक है, विदेश मंत्री अलग, अलग अलग टाइप्स के जो है मंत्री होते थे जो कि राजा की डिसीजन लेने में जो है सहायता करते थे। ये राजा के ऊपर डिपेंड होता था कि वो राजा जो है उनका जो सलाह है वो उसे मानता है या फिर नहीं मानता। ठीक है, तो मतलब राजा के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि वो मंत्री परिषद की सलाह माने। ठीक है, लेकिन जो मंत्री परिषद थी उसकी सहायता के लिए बनी थी। उसमें अलग अलग तरह के मंत्री थे और उस मंत्री परिषद में जो है कुल 20 सदस्य होते थे। यानी कि जो मंत्री थे उनकी संख्या कितनी होती थी? 20। और जो सदस्य होते थे 20, उनकी जो एज लिमिट होती थी वो कितनी थी? 50 से 70। ठीक है, जो 20 सदस्य होते थे मंत्री परिषद के अंदर, यानी 20 अलग अलग टाइप्स के मंत्री होते थे और उनकी जो एज लिमिट थी 50 से 70 थी। यानी कि बुजुर्ग लोग या जितने भी एक्सपीरियंस्ड लोग थे, ठीक है, जो कि अपने काम में कुशल थे, है ना, तो मतलब क्या है कि उनकी आयु कितनी थी? 50 से 70 के बीच में थी और वे सभी जो है एक्सपीरियंस्ड मंत्री होते थे जिन्हें अपने काम का तजुर्बा होता था। ठीक है, तो उनकी जो मंत्री परिषद थी उनमें जो सदस्य थे 20, उनकी एज लिमिट होती थी 50 से 70 के बीच, जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड होते थे, अपने काम का उन्हें खूब तजुर्बा होता था। ठीक है, मंत्रियों की जो बैठक थी वो एक हाल में होती थी। जब भी मंत्रियों की मीटिंग होती थी तो वो एक हाल में होती थी, यानी कि एक बड़ा सा कमरा होता था जहां पर उनकी बैठक होती थी, मीटिंग होती थी। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता था? वेकंट विल समानप। ठीक है, यानी कि जो मंत्रियों की बैठक हाल थी जहां पर उनकी मीटिंग होती थी उसे क्या कहा था? वेकट विल समानप। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में मंत्रियों की बैठक हाल को किस नाम से जाना जाता था? वेकंट विल समानप के नाम से। ठीक है, उसके बाद है प्रधानमंत्री को उस समय में प्रधानी या फिर महाप्रधानी भी कहा जाता था। मंत्रियों को जो है दंड नायक की उपाधि भी दी जाती थी। जो मंत्री होते थे उन्हें जो है दंड नायक की जो है उपाधि भी दी जा सकती थी। या कृष्ण राय के समय में जो है कृष्ण राय ने सवय अपने मंत्री सालुवत्तिमा को दंडित किया था। जो कृष्ण राय था उसने अपने मंत्री, जिसका नाम था सालुवत्तिमा, उसे दंडित किया था। ठीक है, यानी कि न्याय सुनाने में जो कृष्ण राय है वह नहीं देखता था, न्याय बराबर देता था, चाहे वह किसी उच्च पद पर ही क्यों ना विराजमान हो। ठीक है, तो कृष्ण राय ने, इस बात की एग्जांपल हमें कहां से मिलती है कि कृष्ण राय ने सवय अपने मंत्री सालुवत्तिमा को भी दंडित किया था। तो विजयनगर साम्राज्य के जितने भी शासक होते थे ये अपने जीवन काल में ही अपना युवराज घोषित यानी कि उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। ठीक है, और उनका अभिषेक करते थे, उनका राज्याभिषेक करते थे, जिसे पट्टाभिषेक कहा जाता था। दोबारा सुन लीजिए कि जितने भी विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वे अपने जीवन काल में ही, अपने जीते जी ही अपना जो है वारिस, अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। ठीक है, इस बात की एग्जाम्पल हमें कहां से मिलती है कि कृष्ण राय ने सवे जो है 6 वर्षीय तिरुमलाई को जो है युवराज घोषित कर दिया था और उसका राज्याभिषेक जो है वो भी किया। और निरंतर इसका जो फंक्शन था, यानी कि जो इसका उत्सव था राज्याभिषेक का, 8 महीने तक चलता रहा। लेकिन जो तिरुमलाई था वह बीमार पड़ गया 8 महीनों के दौरान और जो है उसकी मृत्यु हो गई। और ऐसा भी माना जाता है कि इसका जो मंत्री था उसके पुत्र ने जो है उसकी
हत्या की थी, यानी उसके पुत्र ने उसे जहर दे दिया था क्योंकि उसकी पद मर्यादा जो है कम हो गई थी, इसीलिए उसने जो है राजकुमार को जहर देके मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कृष्ण देव राय है फिर उसने अपने चचेरे भाई अच्युत देव राय को जो है अपना युवराज घोषित किया। ठीक है, तो इस राज्याभिषेक जब वह करते थे अपने युवराज का तो उसे पट्टाभिषेक कहा जाता था। उस समय में साम्राज्य की जो भूमि थी वह 3 भागों में डिवाइड की हुई थी, 3 भागों में विभाजित की जाती थी, बांटी जाती थी। वह कौन-कौन सी भूमि होती थी? भंडारवाद, अमरम और मान्यात। जो भंडारवाद भूमि थी वह एक राजकीय भूमि थी जिस पर राज्य का अधिकार होता था, लेकिन इसकी जो संख्या थी वो बहुत कम थी। ठीक है, इस प्रकार की जो भूमि थी इसकी संख्या बहुत कम थी। उसके बाद है अमरम भूमि। जो अमरम टाइप की जो भूमि होती थी यह वंशानुगत नहीं थी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं दी जाती थी। ठीक है, और इसकी संख्या जो है बहुत ज्यादा अधिक थी और ये कुल भूमि का 3/4 भाग होता था। और तीसरी वाली जो है जिसका नाम है मान्या भूमि, ये ब्राह्मणों को, मंदिरों को या मठों को जो है इसे दान दिया जाता था। इसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करेंगे नायकर व्यवस्था के बारे में, आयगार व्यवस्था के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार का था इसके बारे में, साहित्य में के क्षेत्र में इन्होंने क्या-क्या जो है विकास किया था, कला के क्षेत्र में इन्होंने क्या तरक्की की थी, संगीत के क्षेत्र में भी जो है इन्होंने क्या-क्या विकास किया, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नायकर व्यवस्था के बारे में। जो नायकर व्यवस्था थी इसका वर्णन जो है नुनिस और पायस ने किया है। ठीक है, और जो नायक है उस समय बड़े-बड़े भू सामंत होते थे जिनके पास जो है भूमि होती थी। ठीक है, तो ये जो नायक होते थे ये बड़े-बड़े भू सामंत होते थे जिनके पास जो है भूमि होती थी और इन्हें वेतन के बदले, यानी इन्हें वेतन नहीं मिलता था, वेतन के बदले इन्हें जो है सेना के रख-रखाव, ठीक है, और एक भूखंड जो है दिया जाता था। भूखंड यानी कि एक भूमि दी जाती थी इन्हें वेतन के बदले में और सेना के रख-रखाव के लिए। ये सेना को रखते थे अपने पास, ठीक है, और इन्हें वेतन के बदले में जो है एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, चाहे वह किसी गांव की भूमि हो, चाहे किसी प्रदेश की भूमि हो या कोई भी इलाका हो, तो इन्हें एक भूखंड जो है दिया जाता था। ठीक है, और जिसे क्या कहा जाता था? अमरम। और ये जो अमरम भूमि है इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अमर नायक कहा जाता था। ज्यादातर जो अमर नायक है यानी कि ज्यादातर अमरम भूमि का प्रयोग करने वाले जो लोग थे वह तमिलनाडु में रहते थे और इनसे प्राप्त यानी कि जो ये अमरम भूमि है इससे प्राप्त जो भी आय होती थी उसका एक अंश इन्हें यानी कि एक हिस्सा इन्हें राज्य के राजा के जो केंद्रीय खजाना था उसमें जमा करवाना पड़ता था। इससे जो प्राप्त आय होती थी यानी कि जो ये अमरम भूमि है इससे जो भी आय प्राप्त होती थी, जो भी आमदन होती थी, ठीक है, उससे क्या है राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी होती थी, इसे ही सामंत कहा गया है। ठीक है, तो इन्हें राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी होती थी। जो राजा होता था इन्हें वेतन के बदले में जो है एक भूमि का हिस्सा देता था और उस भूमि से जो प्राप्त आय थी, ठीक है, उनसे उस प्राप्त आय में का एक अंश जो है, एक हिस्सा जो है इसी राजा के जो केंद्रीय खजाने था उसमें जमा करना पड़ता था और इससे जो आमदन प्राप्त होती थी उससे जो है राजा की सहायता के लिए एक सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, और इस भूमि को क्या कहा जाता था? अमरम भूमि। और इस पर राज्य करने वाले यानी इस भूमि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अमर नायक कहा जाता था। ज्यादातर ऐसे लोग तमिलनाडु में रहते थे। आगे बढ़ते हैं आयगार व्यवस्था के बारे में। जो आयगार व्यवस्था है ये ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, यानी कि जो गांव के रहने वाले लोग थे उनसे जुड़ी हुई व्यवस्था थी। इस पर शासन करने के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों का जो है नियुक्त किया जाता था। यानी कि जो ये व्यवस्था थी इस पर राज्य करने के लिए जो है 12, ठीक है, शासकीय यानी कि राज्य के द्वारा निर्धारित ऐसे 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। ठीक है, और इन अधिकारियों के समूह को यानी कि ये जो 12 शासकीय अधिकारी हैं इनके समूह को क्या कहा जाता था? आयगार। ठीक है, इनकी जो नियुक्ति थी वो सरकार के द्वारा होती थी क्योंकि सरकार तो उस समय राजा की ही होती थी। ठीक है, तो और इसीलिए तो ये राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे यानी शासकीय व्यक्ति होते थे जो राज्य के द्वारा जो है नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, तो ये नियुक्ति जो है इनकी सरकार के द्वारा होती थी और सरकार कौन सी थी? राजा की सरकार होती थी, राजा ही सरकार होता था, तभी तो इन्हें जो है शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था यानी कि राज्य के द्वारा जो है इन्हें नियुक्त किया जाता था। ये जो आयगार होते थे, ठीक है, यानी इन अधिकारियों के समूह को आयगार कहा गया है। तो ये जो आयगार होते थे इनका जो पद होता था वो आनुवंशिक होता था। ठीक है,
आनुवंशिक यानी कि इनके दादे परदादे जो हैं इसी पद पर नियुक्त होते थे। ये अपनी मर्जी के अनुसार इस पद को बेच भी सकते थे और गिरवी भी रख सकते थे। वेतन के बदले में जो कृषि है, ठीक है, इन्हें जो है वेतन के बदले, इन्हें वेतन नहीं मिलता था बल्कि वेतन के बदले जो है इन्हें कृषि उपज का, उपज मतलब क्या होता है, कोई भी फसल, ठीक है, तो इन्होंने कृषि में जो भी फसल उस समय में हुई है, ठीक है, तो उसका जो है एक भाग यानी कि एक अंश या कर मुक्त जो भूमि इन्हें जो है प्रदान की जाती थी, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं होता था। आगे है सामाजिक जीवन। उस समय का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था? जिस समय विजयनगर साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य के जो निवासी थे, जो रहने वाले लोग थे, वह बहुत धनी होते थे, ठीक है, और संपन्न होते थे। वह आभूषणों का प्रयोग करते थे, यानी गहनों का प्रयोग करते थे, गहने भी जो है वो डालते थे। उस समय में जाति प्रथा प्रचलन में थी, ठीक है, जात व्यवस्था, लोग जात के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते थे, ठीक है, और स्त्रियां जो हैं उस समय में स्त्रियों को हर प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार था। स्त्रियां जो है शिक्षा भी प्राप्त करती थी उस समय में, नौकरी भी कर सकती थी, व्यापार भी कर सकती थी और यहाँ तक कि वह सेना में भर्ती भी हो सकती थी, सैनिक प्रशिक्षण में भी भर्ती हो सकती थी, ठीक है, सेना में भी भर्ती हो सकती थी, यानी महिलाओं को उस समय में जो है खुली आजादी थी। और कृष्ण देव राय के समय में महिला अंगरक्षकों का भी जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है कि कृष्ण देव राय के समय में महिला अंगरक्षक थी, बॉडीगार्ड्स थी, ठीक है। उसके बाद है इसी प्रकार से जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके समय में भी जो है महिला अंगरक्षक का भी जो है जिक्र मिलता है। तो इस पे भी जो मैंने वीडियो बनाई हुई है चंद्रगुप्त मौर्य की, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उस समय में दास प्रथा का भी प्रचलन था। दास का मतलब क्या होता है? नौकर, गुलाम, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपने बाहुबली मूवी देखी होगी उसमें जो कटप्पा होता है, ठीक है, तो वो गुलाम होता है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो है दास प्रथा का भी जो है प्रचलन था, यानी कि गुलाम व्यवस्था भी जो है प्रचलन में थी। लोग बहुत सारे जो है जो दास होते थे उन्हें मंडियों से खरीद कर लाते थे और अपने राज्य महल में रखते थे। राजा महाराजा के जो है राज्य महल में कितने कितने दास होते थे, कितने कितने जो है नौकर होते थे। आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक जीवन किस प्रकार का था? विजयनगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें जो सांस्कृतिक जीवन था यानी कि जो लोगों का कल्चर था किस प्रकार का था? सो दक्षिण भारत के इतिहास में जो विजयनगर साम्राज्य है उसका बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसमें विजयनगर साम्राज्य की बहुत ज्यादा अधिक महत्व उसे दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जब अव्यवस्था फैली हुई थी तो इस बात का लाभ उठाकर जो है बहुत सारे प्रांत जो है स्वतंत्र हो उठे, आजाद हो उठे। लेकिन दो भाइयों जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों, उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य के शासक जो होते थे उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में और स्थापत्य कला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा विकास किया और उन्होंने साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत को प्रोत्साहन दिया। और इस बात की पुष्टि हमें कहां से मिलती है, इस बात के सबूत हमें कहां से मिलते हैं? साहित्यिक रचनाओं से, यानी कि जो उस समय में रचना लिखी गई थी, ग्रंथ लिखे गए थे, ठीक है, उस समय में जो है किताबें यानी कि जो पुस्तकें लिखी गई थी उससे हमें जो है इस बात की जानकारी मिलती है कि उनके समय में कौन कौन से चित्रकार थे, कौन कौन से संगीतकार थे, ठीक है, और किस किस ने जो है साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या जो है विकास किए थे, कला के क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने जो है विकास किए थे। इस बात की जानकारी हमें उनकी साहित्यिक रचनाओं से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो अभिलेख होते थे उस समय के विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जो अभिलेख है यानी कि जो पत्थर पर लिखे गए लेख हैं, ठीक है, उनसे भी हमें जो जानकारी मिलती है इस बात की। और इसके अलावा जो विदेशी यात्री थे यानी कि जो विदेश से यात्रा करने के लिए आते थे, जैसे कि कृष्ण देव राय के समय में भी या अन्य जो शासक हुए हैं विजयनगर साम्राज्य के, तो उनके समय में भी बहुत सारे विदेशी यात्री जो हैं भारत में आए और विजयनगर साम्राज्य की उन्होंने यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान जो कुछ भी देखा उन्हें अपने जो है लेख में और अपनी जो है पुस्तकों में उसे दर्ज किया, जिस बात की जानकारी हमें आज उनके विवरणों से मिलती है। तो उनके विवरणों को पढ़कर हमें पता लग सकता है कि विजयनगर साम्राज्य उस समय में किस प्रकार का था।
ठीक है। उसके अलावा जैसे बाबरनामा में बाबर ने भी जो है इस बात का जिक्र किया है कि जो कृष्णदेवराय था वह सर्वोत्तम जो है शासक था उस समय का। ठीक है, तो या तो जो बाबरनामा है वह भी एक पुस्तक है। ठीक है, जिससे हमें यही बात की जानकारी मिलती है कि जो कृष्णदेवराय के बारे में किस प्रकार का शासक था। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो विदेशी यात्री थे, ठीक है, तो उन्होंने भी जो है उनके जो वृतांत हैं उनको पढ़ के, उनके जो लेख हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं, उनके जो ग्रंथ लिखे गए हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती है कि विजयनगर साम्राज्य जो है किस प्रकार का था, उन्होंने किस कला में जो है उन्नति की, विकास किया। आगे बढ़ते हैं संगीत के बारे में। ठीक है, तो जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक होते थे उन्होंने संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। ठीक है, और संगीतकार उनके राज्य दरबार में, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक होते थे उनके राज्य दरबार में बड़े बड़े संगीतकार होते थे, गायक होते थे, ठीक है, और नर्तक होते थे जो कि नृत्य करते थे, डांस करते थे। और इसके अलावा उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी थी जिनसे हमें इस बात की जानकारी मिलती है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण के द्वारा रचित संगीत सूर्योदय, यानी कि उस समय में जो है कृष्णदेवराय के समय में एक लक्ष्मी नारायण, ठीक है, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है संगीत सूर्योदय। ठीक है, तो ये संगीत पे जो है निर्भर पुस्तक थी जिसमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है कि संगीत के क्षेत्र में क्या तरक्की की थी। ठीक है, तो इसको पढ़ के हमें इस बात की जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा जो मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ कौन है? मल्लीनाथ संगीत विषय का एक लेखक है। जो संगीत है, ठीक है, उसका एक लेखक है, उसके विषय का, उस टॉपिक का एक लेखक है जो कि रिटर्न में संगीत के बारे में जानकारी देता है। तो मल्लीनाथ जो है उसके पोते, जिसका नाम क्या है? राम अमात्य। राम अमात्य ने जो है रामायण के संरक्षण में एक रचना लिखी थी, उसका नाम क्या था? सवरमेल कलानिधि। ठीक है, तो उस रचना का नाम क्या था? सवरमेल कलानिधि, जिसे लिखा था राम अमात्य ने। ठीक है, राम अमात्य कौन था? मल्लीनाथ का पोता। आगे पढ़ते हैं, तो चलिए अब पढ़ते हैं कला के क्षेत्र में क्या क्या जो है इन्होंने उन्नति की थी, विकास किया था। दक्षिण भारत में जो है मंदिर निर्माण शैली जो है विजयनगर साम्राज्य में चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, और इसकी जो है एग्जाम्पल हमें कहां से मिलती है कि कृष्णदेवराय के समय में, जो कृष्णदेवराय था उसने सवै हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जो है ये जो मंदिर है, हजारा मंदिर और विठल स्वामी मंदिर, यह चोल काल में विकसित द्रविड़ शैली के जो है, द्रविड़ शैली की तरह ही बने हुए थे। द्रविड़ शैली का एक नमूना है, यानी द्रविड़ शैली के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, और इनकी कुछ विशेषताएं भी थी। सबसे पहली विशेषता क्या थी कि हर मंदिर में एक मंडप होता था। मंडप क्या होता था? मंडप जो है यह मंदिर का ही एक हिस्सा होता था जिसमें देवताओं का जो विवाह करवाया जाता था और उनका जो है उत्सव मनाया जाता था। ठीक है, तो इनकी जो मंदिर निर्माण शैली थी किस बेस पे थी? द्रविड़ शैली के बेस पे थी। ठीक है, और हर मंदिर में एक मंडप होता था, यानी कि एक जो है मंदिर का ये हिस्सा होता था जिसमें देवताओं के विवाह करवाए जाते थे। और कल्याण मंडप का जो है निर्माण किया जाता था। कल्याण मंडप जो है देवताओं के विवाह के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता था और ये मंदिर का एक हिस्सा होता था। मंदिर के आंगन में बाईं ओर, बाईं मींस लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर स्तंभों का प्रयोग किया जाता था, पिलर्स का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे जो पिलर्स होते हैं, खंबे होते हैं, स्तंभ होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता था। मंडप में जो है देवता के विवाह का समारोह का त्योहार भी मनाया जाता था। और दूसरी विशेषता क्या थी इन मंदिरों की? दूसरी विशेषता थी अम्मान मंदिर, जो कि एक अन्य मंदिर होता था जिसमें देवता की पत्नी की आराधना, यानी कि देवता की जो पत्नी थी उसकी जो है आराधना, आरती की जाती थी, आराधना की जाती थी, पूजा की जाती थी। स्तंभ के, यानी जो पिलर्स होते थे, स्तंभ के चारों ओर बड़े बड़े तथा गोलाकार मूर्तियों के समूह होते थे, ग्रुप होते थे, जो कि गोलाकार शेप में होते थे। ठीक है, आपने मंदिर में भी देखा होगा, आपने कई मंदिरों में भी देखा होगा कि इस प्रकार से जो है मंडप बने होते हैं छोटे छोटे, और इसके नीचे पिलर्स बने होते हैं, वो भी गोलाकार शेप में। ठीक है, तो स्तंभ के चारों ओर जो है बड़े बड़े तथा गोलाकार मूर्तियों के समूह होते थे जो कि गोलाकार शेप में होते थे। और पिछले पैर के बल जो है खड़े घोड़े या अलौकिक जानवर होते थे। स्तंभ और मूर्तियां जो है ठोस पत्थरों को काट काट कर बनाई गई थी, यानी कि जो स्तंभ थे, पिलर थे और जो मूर्तियां थी वो एक सख्त पत्थर से काट के बनाई गई थी। विजयनगर साम्राज्य के जो भवन है वह तुंगभद्रा नदी से दक्षिण क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनमें कांचीपुरम का जो है एकाग्रनाथ मंदिर, ठीक है, और तांडपत्री स्थित रामेश्वर मंदिर जो है स्थित है। तांडपत्री में स्थित रामेश्वर मंदिर और कांचीपुरम का जो है एकाग्रनाथ मंदिर जो है इसमें स्थित है। जबकि श्रीरंग के द्वारा स्थित, श्रीरंग में जो है
एक मंदिर और बना हुआ है श्रीरंग में, जो है शेषगिरी मंडप में प्रस्तुत घोड़ों की मूर्तियां अपनी सुंदरता के लिए फेमस है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। श्रीरंग में स्थित जो है शेषगिरी मंडप, यानी उस मंडप का नाम क्या है? शेषगिरी मंडप। उसमें जो है घोड़ों की मूर्तियां जो है के लिए ये जो मंडप है अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं साहित्य के बारे में कि विजयनगर साम्राज्य के समय में साहित्य में क्या उन्नति की थी। जो बुक्का प्रथम था उसने जो है धार्मिक रचनाओं में बहुत योगदान दिया, और कृष्ण देव राय के संरक्षण में जो है ईश्वर दीक्षित ने हेमकुंट महाकाव्य पर 2 टीकाएं लिखी। 2 टीकाएं लिखी। ठीक है, जो ईश्वर दीक्षित है उसने कृष्ण देव राय के संरक्षण में हेमकुंट महाकाव्य पर जो है 2 टीकाएं लिखी थी। कृष्ण देव राय के जो है वह खुद भी एक कवि और लेखक था। उसने तेलुगु रचना में, यानी कि तेलुगु भाषा में जो है उसने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था अमुक्तमाल्यदम। ठीक है, और कृष्ण देव राय के जो एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अलसानी पेदन, उसने जो है 2 रचनाएं सवारी चीर संभव और मनु चरित्र लिखी। ठीक है, कृष्ण देव राय का एक दरबारी कवि जिसका नाम था अलसानी पेदन, उसने सवारी चीर संभव और मनु चरित्र नामक रचना लिखी थी। कृष्ण देव राय के समय में ही एक अन्य कवि जिसका नाम था नंदी तिम्मन, उसने जो है परिजात परहन नामक रचना लिखी थी। ठीक है, नंदी तिम्मन ने कौन सी जो है रचना लिखी? परिजात परहन। इसके अलावा जो कवि हरिदास था उसने जो है, जो कवि हरिदास है वह वैष्णव भक्ति के विचार में बहुत ज्यादा प्रभावित था। कृष्ण देव राय के दरबार में ही एक अन्य जो दरबारी जिसका नाम था तेनालीराम। ठीक है, तेनालीराम की तुलना जो है अकबर के दरबारी राजा बीरबल से की जाती है। जो अकबर था, बादशाह अकबर, उसके राज्य में जिस प्रकार से बीरबल इंटेलिजेंट था, इसी प्रकार से जो कृष्ण देव राय था उसके राज्य में भी जो है तेनाली नामक एक व्यक्ति था, जो कि जिसकी तुलना जो है बीरबल से की जाती है। वह भी बहुत बुद्धिमान था। कृष्ण देव राय के दरबारी संगीतकारों में जो है लक्ष्मी नारायण, जिसने की संगीत सूर्योदय की रचना की थी। ठीक है, जो कृष्ण देव राय है उसका एक दरबारी संगीतकार जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण, उसने कौन सी रचना लिखी थी? संगीत सूर्योदय। इसके अलावा जो संत विद्यारण्य है उसने संगीत सार की रचना की थी। जो संत विद्यारण्य है उसने संगीत सार की रचना की। अगस्त्य के कुछ काव्यों पर कृष्ण देव राय के जो मंत्री है उस मंत्री का नाम क्या है? सालुआ तिम्मर। उसने जो है टीका लिखी थी। जो अगस्त्य हैं उसके जो कुछ लिखे हुए काव्य हैं उन पर कृष्ण देव राय का जो मंत्री है उस मंत्री का नाम क्या है? सालुआ तिम्मर। उसने भी जो है कई टीकाएं लिखी थी।